सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी भाई, मैंने आई थिंक 3 क्विज हो चुके हैं। ऐसा ही कोई ऐसा जिसके पूरे पूरे नंबर आए हो 3 के 3 में? 2 में पूरे और 1 में लास्ट वाला। अच्छा, कौन कोई बच्चा ऐसा जो इसमें कंफ्यूज हुआ हो कि एजेड का गेन पूछा है या फॉर द ईयर का गेन पूछा है? 1 2 3 4। आप भी कौन सा वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन 2 में क्या था कल? पूछो, हाथ क्या, जल्दी से। भाई देखो, अब रवायत ये है कि क्योंकि हमने सारी चीजें ऑटोमेशन पे ले गया हूं, तो अब क्विजेस ऐसे होंगे कि उसकी एक फाइल भी बनती रहेगी। सही है जी। तो अगर आपको रियल टाइम या कभी जाके चेक करना है तो आप उस फाइल में जाएं, क्लिक करें, वो लिंक आपके पास अवेलेबल रहेगा। जल्दी पूछ लो जी। नहीं देखिए, इन्वेस्टमेंट देखिए हमेशा फेयर वैल्यू। मार्क टू मार्केट का मतलब समझाता हूँ। मार्क टू मार्केट का मतलब ये है कि आपने लेट से एक चीज 20 रुपए की खरीदी, अब वो हो गई कितने की? 25 की। तो आपने इसको मार्क करना है किससे? मार्केट से। तो मार्केट से मार्क करने का मतलब इसको 20 से उठा के किस पे ले जाओ? 25 पे। बस मेरी गलती ये है कि मैंने वो अंग्रेजी यूज की थी। मतलब अभी जब प्रैक्टिकली एग्जांपल, देखिए मैंने ये स्पेसिफिकली बताया था आप सबको कि हमें हर दिन की फेयर वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करना। मैं ऑनलाइन वालों को भी बता दूं, एक सवाल ये आया कि सर हमें इतनी सारी फेयर वैल्यू दी हुई होंगी तो हम कौन सी यूज करें? मैंने आपको कहा था मतलब साल के कोई 365 दिन की आपको क्यों ना फेयर वैल्यू दी गई हो, आपको वैल्यू इसको रीवैल्यू कब करना है? रिपोर्टिंग डेट पे, दैट इज 31 दिसंबर या 30 जून, जो भी आपको सवाल में वो बताएगा। फिर मैंने इसकी एग्जांपल दी थी। मैंने कहा लेट से आपने जनवरी में 20 रुपए का शेयर खरीदा, अब वो 30 जून पे 25 का हो गया, अब आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पे वैल्यू चल रही है 28। तो अगर मैं बेवकूफी करूंगा ना तो मैं 2 एंट्रीज बनाऊंगा। पहले 20 से 25 पे आऊंगा, फिर 25 से 28 पे जाऊंगा। तो क्या मैं एक साथ 8 रुपीज का गेन बुक करूं तब भी बात एक ही है। और जी पूछे। हाँ, अब एक और सवाल आया, वापस से बताता हूँ ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन वालों एक और सवाल आया। सही है जी। जिस सवाल में ये पूछा गया है कि सर अगर फॉर एग्जांपल मैंने जनवरी में कुछ शेयर्स परचेज किए थे और मैंने आगे जाके और शेयर परचेज किए, लेट से मैंने कोई 1 अगस्त को और शेयर परचेज किए हैं, तो सवाल ये है कि क्या मैं पिछले शेयर्स को उस दिन पे रीवैल्यू करूं? सवाल यही है ना? हाँ भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैंने इस पे क्या बताया था कि पिछले शेयर रीवैल्यू होंगे या वैसे ही रहेंगे? वो वैसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि बिला वजह हमें उसको उठा के इस दिन पे लेके आना पड़ेगा और फिर आगे जाके वापस उसको मार्क टू मार्केट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा कि एक्विजिशन पे एंट्री बनाए, डिस्पोजल पे एंट्री बनाए, और जो शेयर्स बच गए उसको किस पे ले जाएं? क्लोजिंग पे, रिपोर्टिंग डेट पे। क्लियर है? अच्छा जी भाई सबको, हाँ जी तुम पूछ रहे थे कुछ, पूछो। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये अच्छा सवाल है कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि फॉर द ईयर का पूछा है या एजेड का पूछा है? देखो, अगर वो सवाल में अल्फा को स्पेसिफिक ये बताएगा, मैंने जो सवाल दिए हैं, देखो फेलियर का सबसे बड़ा रीजन क्या है? हम अंग्रेजी को पिक नहीं कर पाते। ये जो मैंने क्विज सिस्टम लेके आया हूँ, ई क्विज का, अभी आप देखें 11 बजे आप क्लास से निकलेंगे और मोबाइल पे ट्रिंग ट्रिंग बजेगा, सही जी, आ जाएगा आपके पास क्विज। मसला ये मैंने ऑब्जर्व किया कि यार इवन FAR 2 में अपने सीनियर से पूछो, जो पासिंग रेशियो है वो 80 से 85% के करीब है। भाई ये जो 20% बच्चा फेल होता है ना इतनी अच्छी तैयारी के बाद, उसका पिक करने का पावर कम होता है। यानी वो सवाल रीड करने की तमीज नहीं होती है। भाई रिक्वायरमेंट को तो केयरफुली रीड करो। अब पता है इससे, इस टेस्टिंग सिस्टम से हो क्या रहा है? भाई बच्चा ना अपना दिमाग चला रहा है। क्लास में तो मैंने करवाया ना, तुमने बोला हाँ सही है, तुमने अपनी असेसमेंट कब की? और इस असेसमेंट का मकसद ये है कि तुम्हें आंसर खुद ही पता है, तुम्हें टीचर के पीछे भागने की नीड नहीं है। ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, अब एक चीज आपने पूछी कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि फॉर द ईयर का पूछ रहा है या एजेड का? मैंने क्विज दिया था, उसके अंदर मैंने कहा था गेन ऑन डिस्पोजल बताओ। तो गेन ऑन डिस्पोजल का मतलब है जब बेच रहा हूं उस वक्त गेन कितना। अगर मैं ये लिखता उसके अंदर गेन ऑन डिस्पोजल फ्रॉम द बिगनिंग टिल नाउ, यानी टोटल क्यूमुलेटिव गेन कितना, तो कब तक का बताते हैं? एजेड का। सही है? या अगर मैं ये अल्फाज यूज करूं, बिल्कुल सुकून से समझते हैं इसको, अगर मैं ये अल्फाज यूज करूं उसके अंदर, आप लोग भी बताइएगा, अगर मैं इसमें ये अल्फाज यूज करता कि टोटल क्यूमुलेटिव गेन ऑन सेल ऑफ दी सिक्योरिटीज, तो उसके क्या मतलब है?
कि खरीदा कितने का था, बेचा कितने का है, सबको मिला के। क्लियर है? और वो स्पेसिफिकली बता देगा। और आपने एग्जाम में याद रखना, जो मैंने एक सवाल पूछा था क्विज के अंदर, उसके अंदर मैंने कहा था एज एट 31 दिसंबर। तो एज एट 31 दिसंबर का मतलब है ओसीआई का आज तक का बैलेंस। तो हम ये जो काम कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, ये क्लैरिटी के लिए कि मुझे बैलेंस शीट में एज एट फॉर द ईयर में पीएनएल ओसीआई किस तरीके से घुमाना है। क्लियर है? राफे तुम कुछ पूछ रहे थे जानी, पूछ ले, मसला नहीं है, हो गया, पक्की बात है। चलिए जी, ऑनलाइन वालों, अच्छा भाई रमशा कह रही है सर प्रैक्टिकली भी लास्ट यही एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा देखो प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अब जैसे मैं ईएफयू ग्रुप देखता हूँ, यानी इंश्योरेंस कंपनीज, मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनीज का तो काम ही होता है पॉलिसी देना और इन्वेस्टमेंट्स करना। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली सिस्टम के अंदर रोज का रेट अपडेट हो जाता है। लेट से हर दिन शेयर प्राइस चेंज होती है ना, हाँ या नहीं? अच्छा, अब इदारों में तो कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए, ऑटोमेशन है, वहां पे क्या होता है, एक सिस्टम में रेट अपडेट होता है। वो क्या करता है, जैसे ही रेट अपडेट होता है वो खुद ब खुद क्या करता है, उसको कैलकुलेट करता है। इवन 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 ऐसी लिंकेज हुई हुई है कि आप एक्सेल की फाइल अपलोड करते हैं और वो खुद ब खुद कैलकुलेशन करके आपको दे देता है। पर ये कहाँ पॉसिबल है? जहां ऑटोमेशन है। पर मैं जब ऑडिट करने जाता हूँ ना, मैं तुम्हें हल्फिया बता रहा हूँ, मैं जब ऑडिट करने जाता हूँ ना, मैं एक एक दिन की कैलकुलेशन चेक नहीं करता। मैं ये देखता हूँ इस सिक्योरिटी को खरीदा कब था, इसको जब बेचा है, टोटल गेन निकालता हूँ, मेरे उस गेन से वो क्या करता है, मैच करता है। अकलमंदी की बात है ना कि एक एक दिन का गेन कैलकुलेट करूं या एक साथ कैलकुलेट करूं, बात एक ही है। वहां क्यों पॉसिबल है? वहां पे ऑटोमेशन है। यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया कि आपने इस चीज को फॉलो करना है। यहाँ पे क्लैरिटी है, पक्की बात है? हाँ जी, ऑनलाइन में जल्दी बताओ। अच्छा, मिशेल कह रही है सर मेरे क्यों बहुत ज्यादा गलत होते हैं। अच्छा जी, आपके क्यों बहुत ज्यादा गलत होते हैं ये बताओ, कुछ तो उसमें आया होगा ना लिखा हुआ एरर। अच्छा मिशेल, एक बात बताओ आप, कि जब आपका आंसर आता है तो वो बताता है ना कि ये सही आंसर था, तो फिर उससे उसको देख के समझ आता है कि क्यों गलती की थी। हाँ जी, जल्दी बता दो मिशेल। अच्छा, क्या क्या इशू आ रहा है मुझे बताओ मेरी बहन, मैं आपको हाथ क्या क्लियर करूं। सबको साथ लेके चलते हैं, आप क्यों रह जाए पीछे, जल्दी। हाँ जी। अच्छा, मिशेल कह रही है कि सर बाद में भी मैच नहीं करता, हाउ इज इट पॉसिबल? जब आपको एक उसने आंसर बता दिया, या तो मैं ये कर लेता हूँ, अभी एडिशनल फीचर डाल देता हूँ तुम्हारे लिए, सुनिएगा। जब बाद में आंसर तुम्हारा मैच नहीं करे ना, मैं उसी के अंदर एक सोल्यूशन किट डाल देता हूँ कि कैलकुलेशंस कैसे हुई हुई है, ये कर लें। ये तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा। सही है जी, यानी अब ऑनवर्ड्स जो क्विज आएंगे उसके अंदर होगा ये कि भाई आपको ये भी बता देगा वो कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी चाहिए थी। सही है जी। पर ये रेस्ट अश्योर्ड बात है कि अभी तक जितने क्विज हुए उसके सोल्यूशन भी मैं ड्राइव पर डाल देता हूँ, ग्रुप पे भी भेज देता हूँ अभी। सही है, अब क्लियर है? चलें जी, ये रहा आपके सामने एक सवाल शेयर्स के ड्यूरेशन ऊपर, जिसमें मैंने ये किया है कि भाई मैंने शेयर्स का डिस्पोजल 100% नहीं किया, कुछ शेयर्स उठा के बेचे हैं। जल्दी से करके दिखाएं इसको, टाइम ड्यूरेशन देख के। आपके पास इसके लिए कोई 12 मिनट है, जल्दी। आपने सिर्फ इसको करना है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से, दैट्स इट। जल्दी से रिक्वायरमेंट को केयरफुली रीड कीजिएगा कि जर्नल एंट्रीज बनानी है और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाना है। इस सवाल में बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अब तक के खरीदने बेचने के। अच्छा, डिस्पोज अगर रीवैल्यूएशन से पहले हो रहे हैं तो आप रीवैल्यू नहीं करेंगे, सीधा शेयर्स बेच लेंगे बस। अब देखिए इसके पास पेपर में सवाल नहीं है क्योंकि इक्विटी सिक्योरिटीज उसने आज तक नहीं पूछा, तो इसलिए हम डबल ट्रिपल प्रैक्टिस। अभी बुक आ जाएगी अभी, हाँ वो चल सकती है। तो कुछ न्यू चीजें हैं तो वो डाल देना, बुक आ जाएगी कल इंशाल्लाह।
भाई आपने खुल के सवाल करना है, जैसे कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये वो जो भी गन खुरापात है ना दिमाग में सब निकालो, सब पूछो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उस्मान, चल सकती है। सर क्विज के एक एमसीक्यू का मसला है जानी, मैं भी पूरे सोल्यूशन भिजवा रहा हूँ, मैंने बच्चों को यही कहा है। सही है जी। मसला क्या है, किसी क्विज में नहीं है, वो डिस्कस कर लेता हूँ, मैं अभी किया भी था बच्चों से मैंने। अच्छा भाई, अपने दिमाग में एक चीज बिठा दें कि जब आप शेयर परचेज करेंगे तब आपने एंट्री बनानी है, जब आप शेयर बेचेंगे तब आपने एंट्री बनानी है, और एक एंट्री कब बनानी है, बस ये कहानी है, बाकी सारी चौरंगियों को भूल जाओ। बिल्कुल 31 दिसंबर को करेंगे रीवैल्यू हम ना। यानी वॉइस बंद की हुई थी मैंने। हाँ भाई, 1 साल की वर्किंग हो गई, चलो करो, 1 साल पहले करते हैं फिर आगे करना। तो ईयर एंड की बनाए एंट्री जी, ओसीआई करना बिल्कुल।
बस सही है, पहला साल करके देखते हैं आप। बिल्कुल, अबू बकर बताएगा वो। हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है। हाँ भाई आ जाए, एक साल की अकाउंटिंग कर लेते हैं। पहले एक साल चेक कर लेते हैं ना, फिर आगे ले जाना है उसको। अच्छा भाई, जनवरी 1 2019 पे मैंने शेयर परचेज किए 25.5 के, इसके अंदर मैंने पे की होगी, और वो है 1.25%। कितनी बनती है? अच्छा भाई, इसका टोटल कितना आ गया? 8.875। अच्छा भाई, ये हो गई कॉस्ट पर शेयर। अब सिंपल है, अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करूं तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाएगी। अगर ओसीआई की बात करूं तो कैपिटलाइज हो जाएगी। तो सर हमने यहाँ पे जनवरी 1 2019 को एक एंट्री बनाई। इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई डेबिट 116184। यही है जी, ये तो हो गई पहले दिन की एंट्री सर। वेरी गुड नवीद। इसके बाद हमने चेन ऑफ इवेंट्स देखे। हमने कहा कि भाई हमने 1 अगस्त को और शेयर्स परचेज किए हैं। तो सर 1 अगस्त को जो मैंने और शेयर परचेज किए तो क्या इसमें पुराने रीवैल्यू करूं या वो अपनी जगह? वो एक बार एक्वायर हो गए, वो अपनी जगह है, उसका कब सोचेंगे? रिपोर्टिंग डेट पे या तो जब बेचेंगे। सही है जी। अब सर इसके बाद हमने कहा कि हम 1 अगस्त 2019 को आ गए। हमने कहा कि भाई इस दिन फेयर वैल्यू पर शेयर जो चल रही है, इसमें हमारे पास 405 805। हमने कहा कि सर इसकी भी एंट्री बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 65610। अच्छा भाई, अब हमारे पास टेक्निकली 2 लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई हैं। अगर मैं पहली की बात करूं तो वो है 4500 की। इसको दिखा भी देते हैं यहाँ पे 81875। और दूसरी आ गई हमारे पास ये आ गया जी हमारे पास। अच्छा भाई, अब सीरीज ऑफ इवेंट्स में देखें तो इसी साल एक डिस्पोजल भी हुआ है। उसने आपको स्पेसिफिकली बता दिया कि कौन सी लॉट में से हुआ है, फर्स्ट लॉट में से। तो सर हमने जाके देखा कि वो डिस्पोजल जो है वो 4 सितंबर को है 2019। अच्छा, अब हमने जो सीखा है, मुझे एक बात बताएं, जब मैंने इसको बेचा है तो क्या मैं पहले इसको रीवैल्यू करूं या सिर्फ पैसे ले आऊं?
रीवैल्यू करने के चक्कर में बिला वजह 3 एंट्रीज बनानी होंगी। आप सिंपल एक काम करें, आप रीवैल्यू किए बगैर आपने जो बेचे हैं उसके सिर्फ पैसे ले आए और वो जितने पे मौजूद है उसको निकाल लें अपनी बुक्स में से, सिंपल। तो सर मुझे बताएं कि इस दिन पे फेयर वैल्यू पर शेयर कितनी है? 34 है। क्या ये पैसे मिलेंगे या उसके कमीशन के बाद? वेरी गुड सर, उसके कमीशन के बाद मिलेंगे। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी? 425। 575 सर, ये पैसे मिलेंगे मुझे। सर हमने कहा सिंपल आप कैश करें डेबिट 575 इंटू 700 कितना आ गया? 23502। यही है भाई, 0.5 है। अच्छा भाई, हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी 700 शेयर्स इंटू 25.81। अच्छा देखिए सिंपल, मुझे पता है कि ऊपर परचेज की गई लॉट में से 4500 में से 700 बिके तो वो इतने पे रिकॉर्ड हुए हुए थे, तो जाएंगे भी। अच्छा व्हाट इफ अगर ये पहले रीवैल्यू हो चुके होते तो जो अमाउंट होती उससे ही आउट होते, सिंपल आपने याद रखना है। तो सर इसका आंसर आ गया 18703। अच्छा 18073 पॉइंट। और सर हमारे पास ओसीआई आ गया 5429.375 पॉइंट्स में चलते हैं तो ऐसे ही लेके चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात समझ आई, ये पहला गेन है जो इन सिक्योरिटीज पे रिकॉर्ड हुआ है। अब क्या ये ओसीआई में रहना चाहिए या रिटेन अर्निंग में? वेरी गुड। तो सर हमने क्या किया, ओसीआई को किया डेबिट, रिटेन अर्निंग को किया क्रेडिट 5429.375। मतलब ये रियलाइज हो चुका है। अच्छा भाई, अब सारे इवेंट्स के बाद हम देखते हैं कि अब डिस्पोजल अगले साल आ रहा है, बट डिस्पोजल पे जाने से पहले बीच में ईयर एंड आ गया। तो अब रिपोर्टिंग डेट जब आ गई है तो आपको पता है कि मॉडल ही फेयर वैल्यू पर रखने का है, पर यू नीड टू डिसाइड कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इट विल रिमेन एट फेयर वैल्यू। अब आपने देखना है कि हमने कौन सा मॉडल ऑप्ट किया हुआ है, ओसीआई वाला। तो सर अब हमें 31 दिसंबर पे, मैं ऐसे ही एक वर्किंग बना रहा हूं, आप भी इसको यूज कीजिएगा। अच्छा भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया अपनी आसानी के लिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया सर लॉट 2 आ गया। लॉट 1 में से कितने बाकी हैं? लॉट 2 में से 2000। अच्छा जी, हमने कहा कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट इसलिए क्योंकि हमें ये देखना होता है कि ये लास्ट कितने पे मेजर हुआ था। अच्छा भाई, तो हमने कहा 3825.81 और ये आ गया हमारे पास ये जी। अच्छा हमें इतना पता है कि ये इतने पे अभी मौजूद हैं। हमने कहा कि भाई फेयर वैल्यू 37 है फॉर बोथ। अच्छा हमने कहा गेन लॉस पर शेयर, नहीं ये तो आप टोटल ना पर शेयर 11.18125 और ये 4.195। अच्छा जी, नाउ वी नो कि भाई हमारे पास पर शेयर का गेन इतना है, हमारे पास शेयर्स इतने हैं, तो वी कैन मल्टीप्लाई दिस अमाउंट बाय, ये आ गया। अब हमारे पास गेन या लॉस 4248.75 4248.75 83। अच्छा इसका टोटल बताएंगे? 5087
78.75। अच्छा भाई, अब आपने जब ये वर्किंग की, आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है। प्रैक्टिकली भी ऐसी वर्किंग होती है कि कितनी लॉट। अच्छा देखो, एक चीज सुनो, प्रैक्टिकल लाइफ में जब कंपनीज की ऑडिट करने जाओगे ना, ऐसे 200-300 शेयर्स की लॉट्स होंगी अलग अलग कंपनीज के। तो सर वो तो मैनुअली करना पड़ेगा। नहीं, एक्सेल के मॉडल होते हैं, आप वी लुकअप उठा के सारी फिगर्स एक जगह लेके आते हैं, वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेशन है ऑडिट में इधर। अब हमने क्या किया भाई, हमने एक एंट्री बनाई, इन्वेस्टमेंट डेबिट 50878.75, ये आ गया 50878 जा सकते हैं बिल्कुल, पर कोई नीड नहीं है ना, दोनों मिला के कहां जाएंगे ओसीए में। इवन एक सिक्योरिटी पे गेन हो सकता है अगर किसी और कंपनी की हो, एक पे लॉस हो सकता है, तब भी ओसीए में क्या जाएगा। पर आपने हिसाब किताब हर सिक्योरिटी का अलग रखना है, क्योंकि इस सिक्योरिटी यहाँ पे तो नेटिंग तो होगा ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि तुम 10 एंट्रीज क्यों ना बनाओ, पर ओसीआई में तो सब मिल के जाएगा ना। तो इसलिए मैंने हिसाब किताब ऊपर अलग किया और यहाँ पे ये लेके आ गया हूँ। क्लियर है जी? कितने लोगों ने यहाँ तक सही किया था? वेरी गुड। चलिए जी, अब सर इसके बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाए तो आप अगले साल ले जाइएगा इसको। इन्वेस्टमेंट, अच्छा प्लीज आप मुझे यहाँ पे गाइड करें सर। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 5000 और एक शेयर कितने का है 37 पे आप लेके आ चुके हैं, तो अमाउंट कितनी आई 214। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई आपके लिए इक्विटी की प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जाके इसको IS1 पे खत्म करना है, तो हमें आना चाहिए। हमने कहा रिटेन अर्निंग में एक ही गेन ट्रांसलेट हुआ है 5429.375, और सर ओसीआई का बैलेंस ये 50878 अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये भी तो ओसीआई आया था, वो ओसीआई आके खत्म भी होके कहां चला गया रिटेन अर्निंग में। तो जो ओसीआई बचा है वो सिर्फ ये वाला है। क्लियर है? ये देख लें जी, इन्वेस्टमेंट और ओसीआई के साथ अमाउंट लिख दें, कैसे मल्टीप्लाई करके आया, समझा नहीं जानी? लिखा हुआ ना पूरी ऊपर कैलकुलेशन है ना, इन्वेस्टमेंट के साथ लिख तो दिया अमाउंट 5800 इंटू, समझ गए? ओके। हाँ भाई, अगला साल सवाल दिखा दो। नहीं उस्मान, ओसीआई में आज तक का जाता है, फॉर द ईयर नहीं जाता, पर इस वाले सवाल में आया ही फॉर द ईयर था, तो वही ट्रांसफर हुआ है। रिटेन अर्निंग में आज तक का जाता है, टोटल रियलाइज गेन। डिविडेंड है इस कंपनी में, हाँ अगले साल है ना। नहीं एक एक शेयर भी मैं करके बताता हूँ, 1 मिनट रुको बस जी। दोनों का मिला के एज एड होता है। चलें जी भाई, होपफुली ये हो गया होगा। ये ले जी, फेयर वैल्यू आ गई लास्ट वाली 47.5। अच्छा भाई, इस साल के शुरू में तो देख लें भाई, हमने जो है अप्रैल के अंदर 43 रुपीज पर शेयर का एक शेयर बेचा है, और वो तुम्हें पता है कौन सी लॉट में से डिस्पोज हुआ है? सेकंड। अच्छा, अब सिंपल एक काम ये करें कि इस दिन आपने 43 की फेयर वैल्यू है, ऐसा ही है,
आपने कहा कि भाई अब जो मुझे पैसे मिलेंगे वो इसमें से डिडक्शन के बाद मिलेंगे, वो डिडक्शन की अमाउंट बताओ। अच्छा भाई, इन दोनों को नेट किया तो आंसर कितना आ गया? चलें सर, ये हमारे पास आ गया 42.4625। दिस इज द अमाउंट विच आई एम गोइंग टू रियलाइज। सर हमने कहा कि हमारे पास कैश आ गया इनटू कितने शेयर्स? तुम बता दो। 509। अच्छा भाई, अब प्लीज इधर फोकस। अब मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना है, पर एक बात अपने आप से पूछ के बताओ, मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी किताबों में एक्चुअल में कितने पे मौजूद है? 37 पे। और सर ये सेकंड लॉट की बात हो रही है, तो सर यार मुझे तो ये लगता है कि मैंने जो सेकंड लॉट परचेज की थी वो तो इतने की थी। बस ये सुनना चाहा था कि उसके बाद जी वैल्यू हो चुकी थी, तो उसकी ये वैल्यू नहीं है बल्कि 37 है। तो सर हम इसको अभी इग्नोर करेंगे। सर हमने कहा डी रिकॉग्निशन के पर्सपेक्टिव के लिए आपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई किया 37 इंटू, यही है। अच्छा भाई, अब मेरे पास आ गया OCI 6,555। कितने लोगों का ये आ गया था? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें इधर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, फोकस के साथ, जिससे पूछूंगा वो जानी तुम बताओगे। ये OCI का गेन आज तक का है ना? सोच ले, आज तक का है ना? हाँ ना? ये OCI का गेन आज तक का है? आज तक का है? फॉर द ईयर का है। तुम्हें कैसे पता फॉर द ईयर का है? सब 37 से 42.4625 पे है, यानी ये इस साल का गेन है, ये याद रखना। गेन फॉर द ईयर है ये। तो अब मुझे ये पता है कि ये 1200 शेयर्स पे गेन रियलाइज हो चुका है। अब जो रियलाइज गेन हो चुका है वो OCI में होना, OCI से निकाल के कहां फेंकूं? पर अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि OCI से निकाल के जो रिटेन अर्निंग में फेंकूंगा वो सिर्फ फॉर द ईयर नहीं होगा, इस पे आज तक जितना कमाया है वो होगा। अब मैं अगर अजम्पशन लेता हूं, तुम बड़ा फोकस हो गया तो देखना सबको सिखा रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि 2000 में से 1200 बिके हैं ना? इस 2000 में से जो 1200 बिके हैं उसका कुछ गेन यहां बुक हुआ है लास्ट ईयर, और कुछ गेन अगले साल। तो क्या मैं रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर इस साल वाला करूं, पिछले साल वाला, या दोनों? अच्छा, दोनों को निकालने का एक तरीका है। आप सिंपल ये देखें, आपने परचेज कितने पे किया था? आपने कहा भाई 32 पॉइंट। अच्छा, हमने कहा कि भाई ये बेचा कितने पे? 42 पॉइंट। गेन आ गया हमारे पास टोटल कितना? 9.65। भाई देखो, अब बात समझ आई कि ये टोटल गेन है कितने का? 9.6575। अच्छा देखो, मैं ये 6,555 ऐसे भी निकाल सकता हूं। मैंने सिंपल एक काम किया, 37 को कंपेयर किया 42.4625। ये जो भी आंसर आया मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1200 से, देखो कितना आता है, यही आ रहा है। तो समझाने का मतलब ये कि ये सिर्फ इस साल का गेन है इन सिक्योरिटीज पे। तो इस पे जो पहले गेन बुक हुआ है वो भी तो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होगा ना। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों का कंपैरिजन, और ये आज तक का गेन आ गया, इसमें कोई मसला? पक्की बात है। तो सर ये बात याद रखिएगा, खुदा के वास्ते फॉर द ईयर्स में फर्क है, क्योंकि जो IAS 1 के मेरे सवाल है, मैंने आपको कहा है वो ब्लेंड है सारे IAS IFRS का। वहां पे जाके तुम्हें ये बात फिर समझनी चाहिए कि भाई वहां पे जाके PNL में फॉर द ईयर की चीजें जाएंगी और रिटेन अर्निंग या OCI बैलेंस शीट में एजेड की। तो आपको हिसाब किताब रखना आना चाहिए। वहां पे ये ब्लेंडर काउंट होते हैं, इसके नंबर होते हैं प्रॉपर, क्योंकि एग्जामिनर तो ये व्यू बना लेता है कि इसको इतनी तमीज नहीं है कि फॉर द ईयर और एजेड में फर्क होता है। सही है जी? आज के बाद भूलेगा कोई ये? ओके जी, गुड। सही है, जानिए, क्लियर हो गया? ओके। अब
अब मुझे एक बात बताएं भाई, मैंने OCI डेबिट कर दिया, रिटेन अर्निंग क्रेडिट मैंने कहा भाई 9.6575 इंटू 1200 कितना आ गया? 1158। अच्छा, अब हमने कहा 11,589 कुल मिला के इस पे ट्रांसफर हो गया। चलिए जी, अब मेरे ख्याल से इस दिन मुझे बाकी के बकाया शेयर री वैल्यू करने चाहिए इस दिन, या ईयर एंड पे देखेंगे? ईयर एंड पे देखेंगे, वेरी गुड। अच्छा भाई, इल्मा कह रही है कि सर हम इस तरह नहीं कर सकते कि 8390 को अपोषण कर दें। सुनो सुनो, एक अपोषणमेंट की बात आई है, मैं कहता हूं आंसर सेम आएगा, पर आगे जाके जब मेरे क्विज बने हुए अलग नस्ल के, उसके अंदर मैं आपका साल शुरू करूंगा ऐसे कि ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, और ये नहीं बताऊंगा कि किसका गेन कौन सी सिक्योरिटी पे, तब अपोषणमेंट करके दिखाना। जब आगे सवाल आएंगे मैं शुरू उससे करूंगा कि भाई ये साल गुजर चुका है, और ऐसा सवाल होगा कि ये साल जो गुजर चुका है इसमें ये गलतियां हैं, तो फिर आपको OCI का जो टोटल बैलेंस होगा वो 5-6 सिक्योरिटीज का होगा, तब अपोषणमेंट हो सकती है। अपोषणमेंट कब हो सकती है? जब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मेरे पास OCI अलग से मौजूद हो, पर एग्जामिनर आई डोंट थिंक सो कि ऐसी हरकत करेगा, ये समझने के लिए सही है। तो अपोषणमेंट पे आपको नहीं जाना। मैं सिंपल एक चीज बता रहा हूं आपको कि आपने पर शेयर का हिसाब रखना है, एक शेयर कितने का खरीदा बेचा, सिंपल कहानी है, सही जी, खाली उसको अकाउंटिंग में कन्वर्ट किया हमने। आगे फिर मैंने कहा कि सर डिविडेंड भी तो है ना, कौन सी डेट पे? ये जुलाई 4 पे भाई। अच्छा, जुलाई 4 2020 पे अगर ये डिविडेंड आया है तो आप लोगों को ये ख्याल रखना था कि डिविडेंड सिर्फ उन शेयर्स पे मिलेगा जो मेरे पास है। अच्छा, अब देख लेते हैं, मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास जो लॉट 1 है उसके कितने शेयर्स बाकी हैं, और जो लॉट 2 है टोटल, भाई ये मेरे पास अब टोटल रिमेनिंग शेयर्स हैं। अच्छा, टोटल रिमेनिंग शेयर्स का मतलब यह है कि ये वो शेयर्स हैं जो डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड हैं। सामने वाली कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है? 3.5 पर शेयर, कितना आ गया? 61। ओके जी, हमने किया ये कि भाई कैश को किया हमने डेबिट और डिविडेंड इनकम को 16,100 से। ऑनेस्टली बताना ये कितने लोगों ने गलत किया था? वेरी गुड, तेरे को तो अलग से हिसाब किताब होगा, तू नहीं पास किया था भंगी? अच्छा भूल गया, इधर 16,100 आ गया, क्लियर है? अच्छा भाई, अब इसके बाद सर जुलाई की कहानी खत्म हो गई, अब हम आ गए 31। अब ये जिससे पूछूंगा वो बताएगा तो अटेंटिव हो जाओ भाई, ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। ओके जी, अच्छा भाई आप भी कह रही हैं भूल गए, आपको मैं कुछ कह नहीं सकता बहन। इधर सर 11,589 तो सब है ना, 11,589 में फॉर द ईयर का गेन आया हुआ, जबकि रिटेन अर्निंग में जब ट्रांसफर करते पूरा गेन जितने पिछले साल का, बिल्कुल ऐसा ही उस्मान। इधर 31 दिसंबर 2020 सर वैसे ही वर्किंग करेंगे, शेयर्स आ गया, पहला लॉट कितने की है भाई? मैं ये देखा तुम लोगों को याद है नहीं याद? अच्छा भाई, कैरिंग अमाउंट ओल्ड, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, यानी तुम बताओ ओल्ड कैरिंग अमाउंट कितनी है, प्लीज को बताने देना। यहाँ फंस गया ना, 37 जितने में मौजूद, देखो दोनों चौरंगियां इस पे मौजूद हैं, ऐसा ही है, कर सकते हैं, बट समझने के लिए ना कि यार कौन सी चीज कितने में मौजूद है, यानी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही कह रही है भाई, मेरे तमाम शेयर्स कितने पे मौजूद थे, और देखो जो बेचे हैं सिर्फ उसका हिसाब किताब किया था, जो बच गए वो तो ऑलरेडी कितने पे, 37 पे। आई थिंक ये क्लियर होनी चाहिए बात। अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि फेयर वैल्यू 47.5, सर हमने कहा ये आ गया 47.5, हमने कहा गेन
ये आ गया 10.5, ये भी 10.5। टोटल गेन 38 और ये 84 बस। अच्छा भाई 48300 ये आ गया। हमने सिंपल एक कहानी की, इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई यही है जी। अच्छा भाई अब सबसे खतरनाक काम जिसकी वो रिक्वायरमेंट मांगता है, हम उसको कटा के आ जाते हैं। हम बोलते हैं कि भाई एग्जामिनर तुम हमारे पापा के नौकर हो, ये फिगर्स नहीं है खुद छाप लियो। सही है, समझने की बात ये है भाई, तुम्हें एग्जाम में बड़ा ख्याल रखना है, रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली वो तुम्हें लिख के देगा, प्रिपेयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। तो अगर 10 नंबर का सवाल है तो यू कैन से 5 नंबर कैलकुलेशन के होंगे, 5 नंबर प्रेजेंटेशन के होंगे। तो तुम फिर अगर अल्लाह ना करे कोई फेल होता है तो फिर वो सही होता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करके आता है। मुझे फखर से आके बताया सर मैंने कैलकुलेशन कर ली थी, वहां तक पहुंचा दिया था, उसके आगे वो खुद कर लेगा। हाँ भाई इधर। अच्छा भाई तो सर हमने कहा कि इन्वेस्टमेंट, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, एक शेयर कितने पे 40, टोटल 218। ये आ गई भाई, इन्वेस्टमेंट हैव बीन कैरीड एट फेयर वैल्यू बट थ्रू ओसीआई। हमने कहा कि भाई इक्विटी, ये कोई रिटेन अर्निंग बता दे तो मजा आ जाएगा। 11, चलो अभी एक एक करके चेक कर लेते हैं ना, क्या पता वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। 27689 भाई कोई ऐसा ऑन पहले पूछ लेते हैं कि जिसकी 27, चलो सबकी अलग आ रही है तो हम खुद ही वर्किंग करनी पड़ेगी हमें। इधर भाई सबसे पहले मैंने कहा कि बैलेंस शीट तो एजेड की होती है ना। अच्छा मैंने ओपनिंग रिटेन अर्निंग यहां से उठाया 5429, यहां पे 5429.375 प्लस जो हमने ट्रांसफर किया था रिटेन अर्निंग में 115, इसमें डिविडेंड ऐड कर दें 16100, 33119 या 8, यही है। अच्छा भाई अब ओसीआई के बैलेंस की भी तो मारा मारी है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा एक बात समझते हैं इसको ताकि सब एब्जॉर्ब कर लें इस बात को। क्या मैं कह सकता हूं ओसीआई सिर्फ उन शेयर्स पे बाकी होगा जो मेरे पास बच गए, जो बिक गए वो सारा कहां ट्रांसफर हो चुका है रिटेन अर्निंग में। तो सर उसकी वर्किंग भी कर सकते हैं और एंट्री से प्लस माइनस भी कर सकते हैं। पर अगर मैं वर्किंग करना चाहूं, प्लीज सुकून से सुनना, ये एजेड की बात होती है, बैलेंस शीट है, एक एक करके आज तक का मैं निकाल रहा हूं। लॉट 1, अच्छा भाई आपने कॉस्ट पर शेयर कितनी थी इसकी, हमने एक एक करके देख लिया। यहाँ पे हमने कहा कि भाई 25.81, ये आ गया भाई 25.81875 और दूसरे की 805। फेयर वैल्यू आ रही है 47.5। अच्छा गेन 21 पॉइंट, आगे क्या भूल गया क्या, 21.68425 और ये कर लो पहले 14 पॉइंट, अब भाई कैलकुलेटर पे उंगलियां नहीं चल रही क्या, 695 बस। अच्छा भाई अब आपके पास कॉस्ट पर शेयर ये था, आपके पास अब आ गए शेयर्स के, ये आ गया 1200 है ये, सॉरी यार ये इस बार गलती है। अच्छा भाई अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें,
ये तो 695 ही है। चलो जी, अब टोटल गेन बता दें इसको मल्टीप्लाई करके। 82388.75 11756 बस। ये कितना आ गया? 94144.75 सर, हमने सिंपल 94144.75। अच्छा जी, अब अगर तुमने ये चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन सही की है, वरना दलालत के लिए तैयार हो जाना। इधर कैलकुलेटर उठाओ प्लीज जल्दी से, हम रीचेक कर रहे हैं कि हमने सही किया है नहीं किया। रिटेन अर्निंग सिंपल था, हम वो कर चुके हैं। ओसीआई का ओपनिंग बैलेंस इतना था 50,878.75। अच्छा जी, आप इसमें ये प्लस करें, 6,555 को प्लस करें, इसमें से 11,589 माइनस करें, और सर इसके अंदर ये ऐड करें 48,300। ये यार सर, मतलब हमने जो अभी काम किया वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वो हमारी एंट्रीज जो पार की गई है उससे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है यहाँ तक। अच्छा, नवीद कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट को भी एजेड कर दें। भाई एजेड ही तो है भाई, क्या हो गया, यही तो है। हाँ भाई, अब इस सवाल से क्लियर हुई चीजें कि कैसे गेन्स वगैरह लॉसेस घूमने और ये अकाउंटिंग होनी है। आगे ऐसे मल्टीपल सवाल हैं, पर अभी अपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा ये देख लें, ये कॉपी फेयर वैल्यू टू पीएनएल इंतहाई आसान है। इसका सोल्यूशन भी है, वो मैं दे दूंगा पीएनएल के साथ। अपने पास लिख लो एज अ होमवर्क कि आपको इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल से करना है। अच्छा, पीएनएल में क्या कोई ट्रांसफर की एंट्री बनती है या सब खुद ही रिटेन अर्निंग में? पर पहले जाता है पीएनएल में और वहां से, और आपको कोई ट्रांसफर की एंट्री पार्क करने की नीड नहीं है। बस में एक चीज याद रखना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। अब जब इसके बाद में लीज करवाऊंगा तो लीज में भी ऐसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, और जो अगले सवाल होंगे वो लीज प्लस आईएफआरएस 9 के होंगे, यानी मिक्स स्टैंडर्ड्स। यानी आपको बैलेंस शीट बनानी होगी, उसमें लीज की भी अकाउंटिंग होगी और आईएफआरएस 9 की भी होगी, ताकि आप इसके फॉर्मेट्स ना भूलें। आज बिल्कुल 2 क्लास हैं शायद तुम्हारी आज, हाँ? अच्छा, वो सलामत की है, ओके। अगर आप एक ही कश्ती में है तो एक है, दोनों कश्तियों में है तो अजय देवगन की तरह टांगे क्यों रखनी है? खाली कश्तियां इधर उधर नहीं हो जाए बस। अच्छा इधर सुनो, फोकस। हाँ क्या कह रहे हो भाई? दोनों कश्तियों में चलना है तेरे को तो है, तेरे को तो आदत भी है ना सचिन। अच्छा भाई, शेख उसैद कह रहे हैं कि सर हमें आईएफआरएस लेनी होगी। बेटा मैं फिर कहूंगा, मेरा अपना ओपिनियन है, तुम्हें आईएफआरएस की नीड नहीं है। सीए फाइनल में जाके मैं रीडिंग भी करवाता हूँ कि भाई वहां पे ये आईएस ये पैरा के हिसाब से ये, यहाँ पे रीड करके फायदा क्या है? लेट से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, तुम्हें देख के अप्लाई करनी है ना। अब वहां पे जाके तुम अगर आईएफआरएस खोल के ढूंढ रहे हो, अच्छा ये इसको ऐसे करना था, फिर बोल लो करना कैसे था, रीड ही करना है ना। मैं बोल रहा हूँ तो यही सीख रहे हो, या तो फिर क्लासेस नहीं लो। अगर आईएफआरएस ही रीड करना है तो भाई मेरा अपना ओपिनियन है कि वहां पे आईएफआरएस खोलने का टाइम नहीं होता। मैक्सिमम आईएएस 1037 में नीड होती है उसकी, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जब अपनी तुम यहाँ पे तैयारी कर लोगे तो वहां पे बुक खोलने का टाइम नहीं होगा। 3 घंटे में तुम FAR 1 दे के आए हो, तुम्हें हालत पता होगी अपनी। क्वेश्चन दे के आए हो 2 घंटे में हो गया था। क्या कह रहा है? अच्छा ये बात है ना। देखो अब एक चीज,
अब एक चीज ना देखो, एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल तुम कह रहे हो कि भाई IF, अब मैं तुम्हें एक वैसे ही बता देता हूँ, मतलब हम लोग जब जाते थे FFR का पेपर देने, तो मेरा दोस्त, मतलब उसकी मुझे नहीं पता था कि तैयारी नहीं है, गया हुआ था गाँव, आया लीव से वापस, फॉर्म में छुट्टियां मिल जाती है ना, पेपर में पहला सवाल देखा हमने 25 नंबर का, वैसे कंसोलिडेशन पूछता है उसने, मेरी एग्जाम मनुष्य होती थी, मेरी एग्जाम में कंसोलिडेशन ही नहीं पूछा, उसने पूछ लिया जॉइंट वेंचर जॉइंट ऑपरेशन IFRS 11, जिंदगी में पहली बार। अब मेरा दोस्त पीछे, मैंने देखा ना यूं IFRS खोल के बैठा, मैंने बोला यार इसकी तो तैयारी है भाई, IFRS खोल के, मैंने क्या कर रहा है, बोल रहा है ऐसे ही टाइम पास। मतलब मैंने क्या करूं, बोल रहा है और कुछ था ही नहीं, मैं देख रहा था कुछ मिल जाए इसमें। उसने पूरा टाइम बैठ के 2.5 घंटे IFRS को रीड किया, उसने बोला चल मैं अगली तैयारी कर रहा था कि अगली बार अगर कुछ हुआ तो यहाँ से देख लेंगे। सही है जी, तो कहने का मतलब ये है कि भाई खुदा के वास्ते अपना टाइम इस पे जाया नहीं करना, सही जी, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, परफेक्शन यहाँ से आती है जितनी प्रैक्टिस होगी। एग्जाम में अगर तुम्हारी तैयारी ऐसी है, मैं कसम खुदा की खा रहा हूँ कि तुमने सवाल देखा, तुम्हें पता है क्या ट्रीटमेंट है, वहां पे सोचना नहीं है, वहां पे क्या करना है, अप्लाई। जैसे ही तुम जो FAR 1 के बच्चे देख के आए ना पेपर, कहीं से भी उसने स्टडी किया हो, मैं लिटरली कह रहा हूँ कहीं से भी उसने पढ़ा हो, खाली एक चीज उस बच्चे को काम आएगी जिसने प्रैक्टिस की हुई थी। सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया हुआ बच्चा, मैं कहता हूँ फेल हो जाएगा, जिसने प्रैक्टिस की हुई वो पास हो जाएगा। सही है जी, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्शन पे लेके जाएगी, आपने जितने मैक्सिमम सवाल करने उतने करना, इसी के लिए ऐसी बुक बनाई है, ऐसी चीजें हैं। सही है जी, आज हम ये तय कर रहे हैं IFRS लेने की मस्ती है तो आप बिल्कुल लें, पर वो आपके किसी काम नहीं आएगी। सही है जी, लेके रख ही लेंगे आप अपने पास। सही है, इधर देखो। अच्छा भाई, मैंने हेडिंग डलवाई है कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस, कोड ऑफ एथिक्स, वो IFRS में क्या किसने डाला है? हाँ क्या बोल रहा है, चल इधर कोड ऑफ एथिक्स ऑडिट का है ना, यहाँ पे भी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का, कि देखो कोई गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना, देखो कोई रिश्वत दे तो नहीं लेनी, ये सारी चीजें सीखेंगे ना आगे। पहले अकाउंटिंग तो सीख ले, देख पहले तेरे को अकाउंटिंग सिखाता हूँ, फिर तेरे को आखिर में बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू बी एथिकल। सही है जी, नजर नीचे रखनी है बात करते हुए इधर। अच्छा भाई प्लीज अब फोकस के साथ, ये कॉन्सेप्ट भी आज तक नहीं आया, इवन मैंने कहा है तुम्हें कि इक्विटी सिक्योरिटीज आज तक नहीं पूछी है इसने, हाई प्रोबेबिलिटी के इस बार पूछेगा। डेट सिक्योरिटीज के पास पेपर में जब से आया सवाल ही सवाल, अभी आते हैं डेट सिक्योरिटीज पे, वो टेक्निकल भी है ज्यादा, इससे भी ज्यादा, तो उसको भी तुम्हारे लेवल पे लेके आएंगे। चलिए जी, कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस आपने हेडिंग डाल दी है भाई। अच्छा भाई, अब हमने लेट से ये कहा कि हम, ये है भाई सचिन लिमिटेड, इसने शेयर्स परचेज किए हुए ABC लिमिटेड के, यहां पे लिख देते हैं भाई। आज हमें इक्विटी सिक्योरिटीज ये खत्म करनी है भाई। इसने शेयर परचेज किए हुए किसके भाई? ABC लिमिटेड के। आज हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो ये बता रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है ABC लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड दे, हो सकता है, इसकी अकाउंटिंग सीखी हमने। मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि ये ABC लिमिटेड बोनस शेयर्स एज डिविडेंड दे, पॉसिबल है? अच्छा जी सर, आपने टेक्निकली मेरे साथ इसकी अकाउंटिंग तो सीखी है। अच्छा पहले मैं इशूअर की बात कर लेता हूं, जो इशूअर है इसने कैश डिविडेंड की एंट्री क्या बनाई होगी? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट, ये इस केस में बनाई होगी। इस केस में इसने क्या एंट्री बनाई होगी? शेयर कैपिटल क्रेडिट, ऐसा ही है, ये एंट्री बनाई होगी इशूअर ने। सर अब हम क्या सीख रहे हैं? इन्वेस्टर। पर ये समझना लाजमी है कि उसने पहले वाले केस में कैश अपने पास से निकाला होगा और दूसरे वाले केस में शेयर अपने पास से निकाले होंगे। अब हमें ये सीखना है, आज मैं माइंड मैप बना रहा हूं, पहले हमें ये सीखना है आज की क्लास में कि जो उसने शेयर्स अपने पास निकाले होंगे उसको मैं कैसे अकाउंट फॉर करूं। तुम में से एक होशियार सोच रहा होगा बस सिंपल है ना, फेयर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, ये पता भी नहीं होती लोगों को बात, जब प्रैक्टिकली हम जाके देखते भी हैं उसमें भी चीजें सही करवाते हैं, तो उसको फोकस होकर देखना एक एक करके। छोटी सी इलस्ट्रेशन बनाई है मैंने
5% होल्डिंग की है एबीसी लिमिटेड में ऑन जनवरी 1, 2019, ऐसा ही है? ओके ओके, ऑन जनवरी 1, 2019। अब मुझे एक बात बताओ भाई, इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिलियन का। मैंने क्या कहा कि भाई सबसे पहले 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 1 लाख शेयर्स हैं इस कंपनी के टोटलिटी में। मैंने कितने परचेज किए हैं? कितने आ गए? 5000 शेयर्स। ये तो इनिशियल परचेज है। मैंने कहा भाई प्लीज जरा यहाँ पे फोकस करें। मैंने कहा मैंने ये परचेज किए हैं जनवरी 1 पे और एक शेयर की प्राइस कितनी है? 28। ये बहुत ही केयरफुली अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझो, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए बस। मैंने कहा भाई यहाँ पे मैं अजम्पशन के तौर पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लिख रहा हूं 1%। अच्छा भाई, तो मैंने तो जो जनवरी 1 पे परचेज की एंट्री बनाई होगी वो तो आपको पता है। फेयर वैल्यू कितनी है? 28। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1%, 0.28, ये आ गया 28.28। इसको हम दोनों मॉडल से कर लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी रहे। 28.28। अच्छा जी, अगर मैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की बात करूं, पहले फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से कर रहा हूं मैं। हमने की होगी इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट। सर ये हुई होगी 5000 इंटू 28.1414। ये हो गई डे 1 की एंट्री। यहां तक कोई पंगा नहीं है। आगे देखते हैं चल के, प्लीज कॉपी नहीं, यहां सिर्फ समझे आप, कैलकुलेटर आपके पास हो। फिर मैंने कहा कि अप्रैल 1 पे 32 रुपए पर शेयर प्राइस चल रही है, 1 अप्रैल को। अच्छा, मैंने कहा जब मेरी कोई रिपोर्टिंग डेट ही नहीं है तो मुझे अपने प्रीवियस शेयर्स को छेड़ने की कोई नीड नहीं है। आगे सुनिएगा, मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये जगह खाली रखी है, एक वजह है वो बताता हूं अभी। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ, अभी सबर करना है बस आपने। डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड बाय एबीसी लिमिटेड ऑन अप्रैल 1, 2019। यानी जिस दिन ये 32 रुपए पर शेयर की प्राइस दी हुई है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड में फाइनल की चीज है ये सुनना, क्योंकि उसने पूछा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता पूछने, क्योंकि उसने ये भी नहीं कहा कि ये नहीं पूछूंगा, तो पूछ सकता है वो, सुनना इधर। अच्छा भाई, 32 रुपए पर शेयर चल रही है, पर पहले ये देखो कि सामने वाली कंपनी ने बोनस डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कौन सी डेट पे? 1 अप्रैल 2019 को। अच्छा, मैं यहाँ पे परसेंटेज लिख देता हूं कि इसने 10% का बोनस दिया है। तुमसे मेरा सवाल है, इसने 10% का बोनस क्या मुझे दिया होगा? ओवरऑल सारे शेयर होल्डर्स को दिया होगा। उसमें से मेरे कितने होंगे? 5%, क्योंकि जो जितना हिस्सेदार है उसको इतने हिसाब से। पर फिर एक सवाल है कि कैश मिलेगा या शेयर्स मिलेंगे? वेरी गुड यार, बिल्कुल परफेक्ट सर, मुझे शेयर्स मिलेंगे। अब वो शेयर्स की अकाउंटिंग सीखनी है, ये समझाने वाला हूं अभी। इधर मैंने कहा कि सर सबसे पहले तो ये देखें कि जो इशूअर है वो एंट्री क्या बनाएगा? सर इशूअर एंट्री बनाएगा रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। आज इसका खुलासा करते हैं कि भाई ये सामने वाला बंदा क्या बनाएगा, क्योंकि आपने कैश फ्लो में मेरे साथ वो तो सीखा था, ये नहीं सीखा था। इधर मैंने कहा कि भाई डिविडेंड किस पे लगता है? शेयर कैपिटल पे, यू कैन से पार वैल्यू पे। याद करो, मैंने एक चीज सिखाई है, या आपने जिन से भी पढ़ा वो आपने सीखा होगा कि आपको जो डिविडेंड देना है वो आपको जितनी हिस्सेदारी मिली है उस पे देना है। हिस्सेदारी मिलती है फेस वैल्यू पे, प्रीमियम कंपनी के नाम के पैसे होते हैं, उस पर रिटर्न नहीं मिलता। अभी मैं इशूअर की बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा कि भाई 1 मिलियन पे 10%, सर ये आ गया 1 लाख। पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा, अब आगे भाई मैं बड़े फोकस से यहां पे कह रहा हूं कि ये अमाउंट है, ये क्या अमाउंट है? रुपीस है, डॉलर है, जो भी कह लो, ये अमाउंट है। तुम्हें क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे। अब एक बात समझे जरा फोकस के साथ, बहुत ही अहम। देखो ये क्रिटिकल चीजें हैं, जो नहीं करोगे पेपर में आ गई तो लग पता जाएगा। तभी कह रहा हूं पूरा फ्रेमवर्क समझो। वो क्या करेगा? ये ऐसा भी तो सवाल हो सकता है ना कि बोले इशूअर की और इन्वेस्टर की दोनों की अकाउंटिंग करके दिखाओ।
तो वो कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा कि भाई इसको पता है या नहीं पता, क्योंकि अब लेवल अपग्रेड हो चुका है ना, इसके बाद सीधा फाइनल है। इधर देखो, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं कंपनी जो इशू वाले जो डिविडेंड दे रही है वो सिर्फ पार वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड की एंट्री बना देगी, खत्म। यानी वो कह रही है हमारे पास से कुल मिला के इसको अगर 10 से डिवाइड करूं, 10,000 शेयर्स एज अ बोनस गए। पहले बताओ ये बात समझ आई? इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो यहीं पे रोक के पूछ लो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। सबको क्लियर है? पक्की बात है? अबे हाँ या नहीं? यस सर, ओके सर। 10,000 शेयर्स मुझे मिले। अच्छा, इस 10,000 शेयर्स को इशूअर ने 10 रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि शेयर कैपिटल में अमाउंट कितने के हिसाब से जाती है? पार वैल्यू के हिसाब से। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने रिवाइज करा दिया। अच्छा, अब मसला ये है कि मैं अगर इस साइड पर आके सोचूं इन्वेस्टर बन के, तो इन्वेस्टर को ये शेयर 10 का थोड़ी ना मिल रहा है, इन्वेस्टर की जेब में तो शेयर फ्री में आ रहे हैं। टेक्निकली मेरी नजर में इन्वेस्टर का ये पूरा का पूरा गेन है। अब जरा समझते हैं इस बात को। देखो कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला भाई तुम हमारे शेयर होल्डर्स हो, तुमने हमें पैसे दिए, हम आपको रिटर्न देंगे। हम आपको रिटर्न दो फॉर्म में देंगे, या तो कैश या तो शेयर। इस कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर को 10 रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ है, क्योंकि कैपिटल के अंदर कितने रुपए पे रिकॉर्ड होता है? पार वैल्यू पे। वही तो किया हुआ। तो क्या इशूअर ने गलत किया हुआ? इशूअर ने गलत नहीं किया हुआ भाई। मैं अब इन्वेस्टर बन के सोचो ना, वो क्लैरिटी आना चाहिए कि पता तो लगे वहां क्या होता है, यहाँ क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, इस 10,000 शेयर्स में से मुझे कितने मिलेंगे? अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं इस 10,000 में से 500 शेयर्स ये कौन है भाई? इन्वेस्टर। इसको 500 शेयर्स मिले। अब इसको कितने शेयर्स की अकाउंटिंग करनी है? इसको पैसों में मिले, फ्री में मिले? ये सीधी बात, वो समझ आ गया, यहां समझ आ गया। अभी तक कहानी यहां पे आके रुकी हुई है कि 500 शेयर्स को किसमें मिले? फ्री में, क्योंकि ये क्या था? बोनस। बोनस का मतलब यही है। आगे सुने। अच्छा भाई, अब तुम में से लोग बेवकूफी ये करके आएंगे एग्जाम में, क्योंकि वो पूछेगा ये सवाल, क्योंकि हर बार नई चीज पूछता है वो, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। बेवकूफी ये करेंगे कि बोनस शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से। ये भी गलत है। अब सिखाता हूं, समझिएगा। मैं अभी आपको बताता हूं, कोई एंट्री नहीं बनेगी। अब ये नहीं मन तक लाया हूं ना, कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। मैं आपको प्रूव करता हूं क्यों नहीं बनेगी, जरा फोकस होकर समझिएगा। अच्छा, आप लोगों ने पहले बोला कि सर 32 से मल्टीप्लाई होगा। लॉजिक यही कहती है कि भाई जब फ्री में शेयर्स मिले हैं तो इस दिन जो मार्केट वैल्यू पूरा का पूरा क्या है? गेन है। भाई आप खुद दिमाग लगाएं, इस दिन अगर मुझे शेयर्स मिले हैं, फ्री में मिले हैं, तो ये पूरा का पूरा क्या है? गेन है। पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपको बोनस के दिन पे कोई एंट्री नहीं बनानी। उसकी लॉजिक मैं भी देने लगा हूं। सही है? सुनिएगा फोकस के साथ। इधर मैं ये कह सकता हूं इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं बिफोर बोनस, और एक शेयर कितने का है? 32 का। यार ये तुम लोगों के लिए करवा रहा हूं, तो देखना। बताओ अमाउंट कितनी आई? 3.2 मिलियन। भाई यही है 3.2 मिलियन इधर। अच्छा, इसने बोनस कितना इशू किया? हाँ, ये पूरी कंपनी की बात करो ना। 10,000 कितने पे इशू किया? यही तो सिखा रहा हूं, सुनो। ईपीएस जिसने किया ना, आज लिंक कर सकता है वो। बोनस फ्री में होता है, कोई पैसे नहीं आते। भाई मैं तो तुम लोगों के लिए यहाँ पे लॉजिक लेके आया हूँ ना। मतलब रटा लगा दो तो बोलो भाई नहीं एंट्री बनेगी, नहीं बनेगी, समझ लेते हैं उसको। अच्छा, पहले क्लैरिटी है, मुझे अकाउंटिंग करनी है कितने शेयर्स की? 500 शेयर्स की। कुछ बच्चों ने कहा 32 पे होगा, कुछ होगा 10 पे होगा। मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग नहीं होगी। कैसे होगी अभी वो सिखा रहा हूँ, क्यों नहीं होगी उसकी लॉजिक देने लगा हूं। अच्छा भाई, अब इश्यूअर बन के सोचो, 1 लाख शेयर्स मार्केट में कितने पे फ्लोट थे? 32 पे। जो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, क्या कंपनी की जेब में कुछ पैसे आ रहे हैं या जीरो? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये यहां पे लिखता हूं तो और अच्छा समझ आएगा, टोटल वेल्थ ऑफ कंपनी। कोई ये कंपनी खरीदना चाहे बोनस से पहले कितना ही खरीद सकता है? 3.2 मिलियन की। अच्छा, बोनस से कोई वेल्थ में इजाफा
तो मैंने कहा कि माय वेल्थ रिमेन बट माय शेयर्स हैव बीन इंक्रीज। अब बताओ एक्स डिविडेंड, प्लीज सुनना, ये मैंने ऊपर लिखी हुई एक चीज वो बता रहा हूं। एक्स डिविडेंड प्राइस ऑफ दिस कंपनी क्या है? 99 पॉइंट सॉरी 29 एग्जैक्ट आ रही है, आगे भी है ना, उसको आगे तक रखना ही हूं। सही है, अपने पास कैलकुलेटर में। पहले बताओ ये बात समझ आई? अच्छा, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ा यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ जो स्टॉक एक्सचेंज में चलता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये कहती है एट द डेट ऑफ बोनस आपकी प्राइस में डिक्लाइन आ जाता है, आपकी फेयर वैल्यू नहीं रहती। यहाँ पे यही हो रहा है। अच्छा जी, अब इधर मैंने कहा कि भाई आपकी 29.091, यहां पे क्या लिखा हुआ है? पहले बता दो, अल्लाह की कसम है तुम्हें सच्ची में, कि ये बात समझ आई कि एक्स डिविडेंड प्राइस क्या होती है? इसी दिन पे डिविडेंड के बाद प्राइस ये हो जाएगी। बात क्लियर है? अच्छा, अब गेम समझते हैं, इधर समझना मेरी बात। मुझे बताओ मेरा एक शेयर, प्लीज बहुत फोकस के साथ, मेरे पास अभी कितने शेयर्स मौजूद है? 5000। अभी कितने शेयर्स मौजूद हैं? 5000 प्लीज। अच्छा, उस्मान गैस से 29.09 रिपीट करते हैं। बेटा ये बात समझ आ गई कि 3.2 मिलियन कंपनी की टोटल वेल्थ। हाँ जी, वापस बता रहा हूँ, सुने इधर, क्या ये बात समझ आ गई? कंपनी की टोटल वेल्थ 3.2 मिलियन, जल्दी बताओ उस्मान। ओके जी, अब मुझे बताओ कंपनी के टोटल शेयर समझ आ गए आफ्टर बोनस, ये आ गए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस निकालना चाहूं तो मैं टोटल वेल्थ ऑफ कंपनी को डिवाइड कर दूं टोटल शेयर से, तो मुझे एक फेयर वैल्यू मिल जाएगी। वो फेयर वैल्यू क्या कहलाएगी? एक्स डिविडेंड प्राइस, उसी दिन की जिस दिन ये बोनस इशू हो रहा है। क्लियर है बात? जल्दी बता दो उस्मान जानी। 29.091 ये वो प्राइस है। तो क्या सर मैंने ये कहा यहाँ पे कि ये प्राइस यहाँ पे आ गई? अब आगे सुनिएगा, अब एक बात कहूंगा वो आपको एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा इसको। अच्छा, एक और सवाल है सर, मतलब ये कि बोनस शेयर इशू होते ही कंपनी की फेयर वैल्यू कम हो जाती है, क्या उस्मान सही कह रहे हैं? अच्छा, अब तुमसे कोई पूछे, लॉजिकली पूछे तुमसे कि कंपनी की फेयर वैल्यू क्यों नीचे आ जाती है, आपका जवाब क्या होगा? कि सर पैसे तो जाते नहीं है, शेयर बढ़ जाते हैं, तो कंपनी की वैल्यू, लॉजिकल सी बात है। क्लियर है जी? अभी बता दो ना, वही उसी की तो कहानी है पूरी। सही है, उसी की कहानी है पूरी, समझना भाई। एक बच्चे ने बड़ा बेहतरीन सवाल किया कि तो शेयर होल्डर को क्या फायदा है? मैंने देखो दो बातें कही, मैंने कहा एंट्री नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी वो बता रहा हूं, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि शेयर होल्डर को फायदा क्या होगा। सही है, अभी बस 5 मिनट की कहानी है। बिल्कुल, अब इधर देखें भाई, पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? एक्स डिविडेंड प्राइस का मतलब समझ आ गया? पक्की बात है, इसमें मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी मिक्स किया है। सही है जी? इधर अब बताओ जी, ये फिर शराबों की बोतलें यहाँ पे बाहर। इधर 500। अच्छा प्लीज अब मुझे एक बात बताओ, खाली सुकून से समझ के प्लीज, यार तुम लोगों ने बताना है। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, मैं अगर ये देखूं मेरे 5000 ओल्ड शेयर्स की वैल्यू कितनी थी? 32, सॉरी ये 32 थी ना ऊपर। अच्छा प्लीज इसको मल्टीप्लाई करने कितनी आती है जल्दी? यही है? पक्की बात है? अच्छा इधर देखो, अल्लाह की कसम प्लीज बहुत फोकस के साथ समझाना, ताकि तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं मैं अभी, एक जादुई तरीके से बताऊंगा क्यों एंट्री नहीं बनती है। मैंने कहा न्यू शेयर्स कितने के हैं? पहले न्यू शेयर्स हैं कितने? 5500 ही है ना? नहीं, न्यू टोटल शेयर्स, मेरे को भी टेंशन देती, न्यू टोटल शेयर्स। सही है? अच्छा ये लो, सॉरी भाई मैंने लिख दिया। अच्छा ये कितना आ गया? कोई फर्क ही नहीं है। समझने की बात यह है, पहले दिन पे ये देखो, ये वो कॉन्सेप्ट है जो कोई बताएगा नहीं तुम्हें अनलेस कि यू आर प्रैक्टिसिंग इट। इधर सुनो, समझने की बात यह है, एक वर्ड कह रहा हूं प्लीज सुनना यार, खुदा के वास्ते प्लीज। अच्छा हमजा कह रहे हैं सर बोनस शेयर ट्रांसफर पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बेटा बोनस शेयर कंपनी सीधे सीधे तुम्हारे अकाउंट में फेंक देती है, इसमें कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने ये क्लियर कर दिया। मेरी बात सुने आप प्लीज फोकस के साथ, एक अल्फाज कह रहा हूं पिक हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिक्स किया इसमें। क्या मैं ये कह सकता हूं
कि जब भी बोनस इशू होता है नंबर ऑफ शेयर्स में इतना इजाफा होता है कि वो जो प्राइस कम होती है वो उसको निगेट कर देती है। सर ये तो यार मुश्किल बात हो गई। वापस मैंने कहा कि सर जब भी बोनस इशू होता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स भले ही आपको फ्री में मिले बट वो प्राइस इतने से कम होती है कि उस गेन को वो एलिमिनेट कर देती है, आपका कोई फायदा नहीं रहता। पहले बताओ यहां तक बात समझ आई? तो सर हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जिस दिन बोनस इशू होगा उस दिन मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। रीजन बीइंग कि मैं नए शेयर्स की वैल्यू को नई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर भी लूं तो मेरा कोई फायदा नहीं है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? पक्की बात है, जानी पीछे क्रिस्टल क्लियर, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भाई ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो जल्दी से प्लीज। ओके जी, फोकस के साथ। सर ये बात समझ आ गई तो सर क्या मैं यहां पे लिख दूं नो एंट्री एट द डेट ऑफ बोनस रिसीव्ड? क्लियर है? अच्छा भाई, इल्मा कह रही है सर लास्ट वाली बात, मैं लास्ट वाली बात फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि जब सामने वाली कंपनी बोनस इशू करेगी तो बोनस इशू करने से जितने से शेयर्स इंक्रीज होते हैं उतने से प्राइस आपकी, या देखो कंपनी का बन के सोचो ना, कंपनी की टोटल वेल्थ तो सेम है ना। चलो और उसमें एमएफए भी घुसाते हैं, बीएफडी भी घुसाते हैं, आ जाओ। मैं कह रहा हूं कि एक कंपनी बन के सोचो, कंपनी की पहले भी वेल्थ कितनी थी जल्दी बताओ? 3.2 मिलियन। अभी भी वेल्थ कितनी है? तो भाई शेयर होल्डर की जात पे फायदा ही नहीं है ना, उसके से नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वेल्थ चेंज। ये मैंने कनेक्ट किया आपको वहां से, तभी मैं कह रहा हूं कि मैं कोई एंट्री नहीं बनाऊंगा। अगर तुम बना के आओगे तो बेवकूफी है, कोई वेल्थ में इजाफा नहीं है। पहले बताओ यहां तक क्लियरिटी आ गई? अब एक सवाल आया था, एक मिनट ना जानी, एक सवाल आया था इसके कैसे पे शेयर होल्डर क्या बेवकूफ है कि कैश डिविडेंड की जगह ये ले रहा है? आओ प्रूफ करता हूं फायदा कब है। सुनना, एक अल्फाज कह रहा हूं उसको प्रूफ कर रहा हूं अभी। फायदा होता है सब्सिक्वेंटली, फायदा होता है अभी और प्रूफ करता हूं, समझना मेरी बात, सुनिए इधर फोकस के साथ। मैंने अज्यूम किया कि सर मैं आ गया 31 दिसंबर पे, अब मैं तुमसे पूछता हूं मेरे पास कितनी लॉट्स अवेलेबल हैं? दो, एक ओल्ड और एक। देखना फायदा क्या होता है, अभी तुम्हें सारी कहानी क्लियर कर दी ना मैंने कहा न्यू बोनस 500, जल्दी से बताओ इसकी कॉस्ट पर शेयर कितनी थी? सर हम सवाल 28.28, यही है? प्लीज फोकस करें इधर। सर इसकी कॉस्ट कितनी है? अब चीज सीखो, ये अब जितना भी गेन होगा ना वो अब रिकॉर्ड हो जाएगा। जितना भी गेन होगा उस दिन क्यों नहीं हुआ था? आप बोलेंगे उस दिन कोई गेन था ही नहीं, वो मैंने प्रूव किया आपको। भाई मैंने कहा कि पुराने शेयर्स को मल्टीप्लाई करो, नए इंक्रीज शेयर को मल्टीप्लाई करो, बात सेम है। तो उस दिन कोई एंट्री नहीं बनी थी, तो तुम क्या ये कह सकते हो? अब क्लैरिटी आ गई ना, क्या ये कह सकते हो बोनस में शेयर होल्डर को फायदा होता है पर उस दिन होता है सब्सिक्वेंटली? अब इस बात को याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकता है ये कि बोनस शेयर्स पे फायदा उस दिन पे कब होता है? सब्सिक्वेंटली। इधर देखिएगा, क्या मैं कह सकता हूं मेरी इस दिन पे फेयर वैल्यू पर शेयर, जल्दी से देख के बताओ भाई कितनी आ रही है? 35। इस पे गेन पर शेयर कितना आया? 6.72। इस पे यानी पूरे 35 रुपए की इन्वेस्टमेंट अब रिकॉर्ड होगी, जिसका पूरा का पूरा क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? गेन। बात क्लियर है? यानी क्लियर हो गई बात? यानी अक्सर इसमें कोई अब शक व शुबा नहीं रहा। देखो बोनस का कॉन्सेप्ट था मुश्किल, पर ये क्या, अगर तुमने अगर लॉजिकली समझा हुआ है तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब मेरी तसल्ली के लिए आखिरी बार बता दो, जब भी कंपनी बोनस इशू करेगी और तुम एज अ रिसीवर उसको रिसीव करोगे उस दिन कोई एंट्री होगी? रीजन बताओ उसका? क्योंकि उस दिन कोई गेन, कोई वेल्थ में चेंज, भले ही नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुए हो। इसका काउंटर आंसर ये होगा कि वेल्थ भी उतने से ही पर शेयर की कम हो जाती है, टोटल वेल्थ विल रिमेन सेम। वेरी गुड। सब्सिक्वेंट गेन आएगा? सब्सिक्वेंट गेन ऐसे आएगा कि जब आप कॉस्ट इसकी कंपेयर करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही होगी? 0, और अब वो शेयर कितने का चल रहा होगा? 35 का। तो आप टेक्निकली अब जो एक गेन रिकॉर्ड करेंगे
वो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी और वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अब रिकॉर्ड हो रही होगी वो 500 शेयर्स की, जिसकी कॉस्ट क्या थी, 0। तो सब्सिक्वेंट फायदा होता है, उस दिन पे कोई फायदा, इसीलिए शेयर होल्डर विलिंग होता है कि भले उसको शेयर्स मिल जाएं। बात क्लियर है? अच्छा भाई जल्दी से मुझे अमाउंट बताओ टोटल गेन की। और ये 17,500 कितना आ गया ये? 511। सर हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को डेबिट, ओसीआई को, हाँ जी बात क्लियर है। अब बताओ इस इन्वेस्टमेंट डेबिट के अंदर बोनस शेयर्स भी आ गए, उसके अगेंस्ट में पैसे दिए, पूरा गेन आया है। और ये गेन कब तक याद रहेगा? बस ये फायदा था इसका। क्लियर हो गई कहानी? इक्विटी सिक्योरिटीज यहाँ पे खत्म होता है। अगली क्लास से एक हाई लेवल चीज है, वो कौन सी सिक्योरिटीज हैं? डेट सिक्योरिटीज। मिलते हैं जी अगली क्लास में। हाफिज। राइट इशू तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो सिंपल सिंपल पैसों पे रिकॉर्ड करोगे जितने पे, सही है। पीएनएल में चलाएगा, पीडीएफ अभी भेज रहा हूं मैं आपको, सही है। अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं इसको। आप फेयर वैल्यू टू पीएनएल में सिर्फ 28 से कंपेयर होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। शहबाज बता दिया ना फायदा, कि 0 से 35 तक का फायदा पूरा गेन रिकॉर्ड हो रहा है। 29.09 को बेटा एक्स डिविडेंड क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि वो डिविडेंड इशू होने के बाद की प्राइस है, सही है। सही है जी, चलें जी, मिलते हैं अगली क्लास में। एक मिनट अनीक, 29.09 निकालने की एग्जाम में कोई नीड ही नहीं है, आप उस दिन पे एंट्री ही नहीं बनाना, सही है। सही है अनीक, जल्दी बता दे। ऑफ कर। ओके, अल्लाह हाफिज़।